सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से आप ज़रूर से जुड़ें और डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप फॉर डिटेल्ड विजिट सौरभ पांडे UPSC.com। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ एंडोमेट्रियम के बारे में, व्हाट इम्यून डिजीज़, वाई ऑटो इम्यून डिजीज़, FRA वर्सेस WLPA एक्ट आर्मेनिया और अजरबैजान, जुहियो करके है कंस्ट्रेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और फिर जो मीन्स का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर। सो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हैज़ मैनी कंस्ट्रेंट, इसको आपको एलोबरेट करना। भारत में औद्योगिकरण में कई बाधाएं हैं, इसको आपको बताना है। आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपका 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लॉन्च है। तो ये 30% इसमें ऑफ है। तो कल आपका ये टॉपिक्स मैंने कवर किया: इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, रेड सैंड ड्यून्स, चीता पॉपुलेशन, GIB, विजम पोर्ट, पैरोल और फिरॉक में डिफरेंस, बिम्स्टेक, और भी कुछ टॉपिक्स थे। तो ये क्लास 2 के टॉपिक्स हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है इन टॉपिक्स का। तो 2 दिन के अंदर हमने 18-20 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स को जो है वो और इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए विजिट सौरभ पांडे UPSC.com और सौरभ पांडे CSE ऐप को कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग करना है जो लोग लाइक दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, बियॉन्ड नहीं करना है। 2025 के लिए फिर क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2024 की है, तो 2025 के लिए बहुत से जो कोर्सेस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो दैट विल हेल्प यू। शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर स्टेम सेल्स इन मेंस्ट्रुएशन ब्लड। अब ये थोड़ा सा मतलब ऐसा कंटेंट है जो आप कह सकते हैं कि मतलब ऐसा रिसर्च होता है, उस बेसिस पर ऐसे कंटेंट को पब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो जब हम बात करते हैं तो उसमें जो ब्लड होता है, उस ब्लड में कहा गया कि कुछ ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए, प्लस ऑर्गन्स के को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो एक ये शब्द मेंशन्ड है। एंडोमेट्रियम क्या है? तो ये यूट्रस में इनर लाइनिंग होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम शब्द भी कहते हैं। और ये जो लाइनिंग है इसमें जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान वो क्रिएट होते हैं, ब्रेक करते हैं, क्रिएट होते हैं, ब्रेक करते हैं, इस तरीके से। तो पॉइंट यही आता है कि अगर मान लो जो भी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होती है तो जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक बार ब्लड के थ्रू बह जाते हैं, फिर दोबारा से कैसे क्रिएट हो रहे हैं। तो कहा गया कि इनमें स्टेम सेल्स मौजूद हैं और इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारे पर्पस के लिए। कई सारे जो पर्पज़ है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो स्टेम सेल्स क्यों यूनिक होते हैं, क्योंकि ये ऐसे होते हैं जैसे मान लो स्टेम सेल्स है, इनसे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे जब इंसान एकदम जैसे मदर के वोम्ब के अंदर है और वो स्टार्टिंग में तो कुछ ही सेल्स होते हैं, फिर जायकॉट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर बड़े से ऑर्गन्स इंसान के बनना स्टार्ट होते हैं। जब वो बच्चा है तो उसमें फिर उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आँखें भी हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स भी हैं। तो वो कैसे स्टार्टिंग जब एक सेल से हो रही है तो इतना बड़ा शरीर कैसे बन जाता है? तो वो उसके लिए जिम्मेदार जो होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि रीजनरेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, इंटेस्टाइन, लीवर, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, इनमें आपका कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो सोमैटिक स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें, सोमैटिक स्टेम सेल्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर हमारे जो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इवन ब्रेन में है, कई सारे लेवल पे, ब्लड वेसल्स में, लीवर में, बोन मैरो में, ऐसे कई जगह पे जो लोकेशन है सोमैटिक स्टेम सेल्स का देखने को मिलता है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स भी होते हैं। तो जैसे जो एग है और फिर वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में अगर आप देखोगे तो फिर और मल्टीप्लाई करेगा तो ब्लास्टोसिट्स बोलते हैं, फिर इसको कल्चर किया जा सकता है और फिर इन्हीं से कई ऑर्गन्स बन सकते हैं। तो कहा ये स्टडी क्या कहती है? स्टडी यही कहती है कि जो ये आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है और उसमें मौजूद जो सेल्स आपके होते हैं तो दे कैन हेल्प। जैसे कई सारे इसमें कई सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज सेल भी होते हैं, फैट सेल्स भी होते हैं, बोन सेल्स भी होते हैं, हार्ट सेल्स भी होते हैं, न्यूरॉन्स भी होते हैं, स्किन सेल्स भी होते हैं, लीवर सेल्स भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपके
प्रेजेंट है, जब हम मेंस्ट्रुएशन ब्लड की बात करें उसके अंदर आपका ये सब प्रेजेंट है। तो इसी को लेकर स्टडी आपकी की गई है। एंड दे हैव द रिमार्केबल कैपेसिटी टू रीग्रो इटसेल्फ, हर महीने वो रीग्रो आपका करते हैं। और एक पूरे वुमेन की एज के अंदर देखा जाए तो 400 राउंड्स ऑफ शेडिंग होती है, मतलब वो टिश्यूज़ ब्रेक करते हैं ब्लड में, ब्लड के थ्रू, और फिर दोबारा से वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये 400, तो इट मीन्स दीज सेल्स दे हैव सर्टेन टाइप ऑफ कैपेसिटी टू रीजनरेट दमसेल्स, और वो स्टेम सेल्स इसमें मौजूद आपके होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जानकारी आपको, अब इसमें देखो जरूरी नहीं कि द क्वेश्चन कैन बी लिंक्ड विद द स्टेम सेल्स एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन स्टेम सेल्स एज वेल। द कंसेप्ट ऑफ प्लूरिपोटेंसी होती है जिसमें स्टेम सेल्स आपका डिवाइड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए। तो वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज अ प्लूरिपोटेंसी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, और क्योंकि स्पेशल इश्यूज आते हैं हम लोग कवर भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं द रोल ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन ऑटो इम्यून डिजीज। द रोल ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ऑटो इम्यून डिजीज। अब यहाँ पे पहले मैं दोनों शब्द आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो शब्द मेंशन्ड है, जैसे आज के 5M सीरीज़ के अंदर जो वीडियो डाला था उसमें हमने ल्यूपस डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ल्यूपस डिजीज़ बेसिकली इट्स ऑटो इम्यून बेस्ड सिस्टम। और बार बार मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना सिविल सर्विस के लिए, तो ये जो मॉर्निंग का 8 क्वेश्चंस का जो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में टॉपिक्स लेकर आता हूँ, प्लीज़ उसको मिस नहीं करना है। 25 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको करते जाएं। इस साल कर रहे हैं तो आप तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये सब बाद में पता चलता है, क्योंकि देखो वो कंटेंट जो है ना, वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। भले आपको बहुत मोनोटोनस लगे, आपको अरे लगे यार बहुत सिंपल सी चीज़, मतलब ऐसे ही है ना, कोई इधर से मिर्च मसाला नहीं है उसमें, तो आपको ऐसा थोड़ा सा लगे, तो मिर्च मसाले लाइक सेशन हम लोग करते भी नहीं है। बट पॉइंट आपको समझना है कि वो कंटेंट आपके लिए बहुत मैटर करता है। और आलस भी नहीं करना है, थोड़ा मेहनत कर लोगे ना, खुद से नोट्स बना लोगे, क्योंकि देने को तो PDF भी मैं दे दूँ, बट हज़ारों पेज के PDF हो जाए, क्या करेंगे हम, हमारे कोई खास इतना काम नहीं आएगा इतने हज़ारों पेज के PDF। आपको टेंडेंसी डेवलप करनी कि आपके नोट्स 200-250 पेज के बन गए, उसको फटाफट रिवाइज कर लिया। बट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट। आज की टॉपिक्स देख लो, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरे यूट्यूब के अंदर आप जो है जाके देख सकते हो। वैसे मैं बोलता हूँ, हो सकता है आप में से किसी को लगे कि नहीं सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, बट इस चीज़ को मैं आपको कह रहा हूँ, ये रील का ज़माना है जहाँ पे टीचर्स रील बना बना के पॉपुलर हो जाता है। अब अगर आपके ऊपर है कि अगर अच्छा कंटेंट मिलता है तो उसको एटलीस्ट आप उसका यूज़ तो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे वो कंटेंट जो है उसमें से जो 8 टॉपिक्स हैं उसमें से आपको 5 टॉपिक्स भी नहीं कहीं मिलेंगे, चाहे कि आप किसी भी यूट्यूब जहाँ भी आपको लगता हो यहाँ बेस्ट कंटेंट मिलता है, आप चेक कर लो जाके आपके, क्योंकि ये सबका डेमोक्रेटिक राइट। अगर आपको लगता है कि हाँ वो आप अगर कंपेयर करोगे, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है कि भारत के प्रधानमंत्री UAE गए थे तो गले कैसे मिले या इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों से प्रश्न बनते नहीं हैं। और अगर मान लो जो एरियाज़ आते हैं उसको धीरे धीरे न्यूज़पेपर में आता है तो हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अगर आप बैलेंस्ड वे में, मुझे सब बोलना इसलिए पड़ रहा है या बताना इसलिए पड़ रहा है कि आप एक राइट डायरेक्शन में एक कंटेंट पर ट्रस्ट कर लें। जब आप एक कंटेंट पे ट्रस्ट कर लेंगे ना, तो उसमें फ़ायदा आपके लिए क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आप अपनी स्टैटिक पे फोकस कर पाएंगे। और इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि बिना स्टैटिक की चीज़ें नहीं हो सकती कभी भी। आपको स्टैटिक अच्छा करना पड़ेगा, आपको NCERT है, बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छा करना पड़ेगा, अपना ऑप्शनल अच्छा करना पड़ेगा, एथिक्स है, ऐसे राइटिंग है, सब अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप खाली न्यूज़पेपर पढ़ लें या खाली ये चीज़ें करके चीज़ें चले जाएँ, तो आपके लिए ये चीज़ें एडवांस टॉपिक्स, ये स्टैटिक अगर अच्छा है तो उसके बाद इनको एड ऑन साथ में करके चलना है। तो ये इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप एक सोर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें, आपका ट्रस्ट बन जाए, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा तब तक फिर हम भागने का प्रयास करेंगे, आप इधर उधर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक बार ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप कहीं भी पूरे यूट्यूब चैनल के अंदर कंपेयर कर लो जाके, जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर, दोनों सेशंस मिला लो, हिंदू को मिला लो और जो 5M सीरीज़ आती है जिसका वीडियो अपलोड होता है, दोनों में देख लो। तो हम लोग लगभग दिन के आप मानो कि 15-16 टॉपिक्स रहते हैं, पूरे चैनल में भी नहीं आते हैं किसी के इतने टॉपिक्स। चाहे बड़े से बड़ा चैनल जिसमें मिलियंस व्यूज़ होते हैं, वो वायरल टाइप वीडियोस होते हैं ना, कि जैसे कोई मान लो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं उसका कंटेंट बना दिया, बट आपके वो किसी काम का नहीं है। वो खाना खाते समय देख लिया, थोड़ा अपना अवेयरनेस बन गया, वो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कंटेंट हमको वो देखना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंपैरिजन उस बेसिस में आपको करना है। ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपका बाद का बर्डन बहुत रिड्यूस हो जाएगा इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे। और साथ में अपना सारा और अच्छे तरीके से समय आप स्टैटिक पे दे सकते हैं। और यह मैं बार बार कहना चाहूँगा, स्टैटिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही बेस होता है, उसी पे चीज़ें बिल्ड होती हैं।
तो उसमें आपका ऑप्शनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 नंबर है। आपका इथिक्स है 250 नंबर है, ऐसे है 250 नंबर। तो ये आप खुद देखो 1000 नंबर तो यही हो गए। तो इन पर फोकस कर पाओगे और फिर और भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर आप सीरियसली डिसाइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पे एक शब्द यूज़ होता है ऑटो इम्यूनिटी शब्द। ऑटो इम्यूनिटी देखो इम्यून सिस्टम होता है। जैसे अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो उसके प्रति हमारे प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसे इम्यून सिस्टम बोलता है। जब वही प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लग जाए तो उसे हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। प्रश्न ये है कि ऐसा ऑटो इम्यूनिटी क्यों होती है, तो उसके लिए एक रिसर्च चाहिए, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखो मेल होता है ना, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर जो होता है वो आपका होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई होता है मेल में और फीमेल में एक्स एक्स होता है। कई फैक्टर्स हैं जो ऑटो इम्यून सिस्टम के लिए, जैसे कहा गया एनवायरनमेंट फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल हैबिट भी हो सकता है। और कहा गया कि वुमेन ज़्यादा इसमें प्रोन है ऑटो इम्यून के लिए। लाइक साइंटिस्ट का उनको मानना था कि ये सेक्स हार्मोन से रिलेटेड हो सकता है। जो एक्स क्रोमोसोम है उसका अगर मान लो सही से रेगुलेशन नहीं हो पाया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऑटो इम्यून जैसी बीमारी हो सकता है। लेकिन अब जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें कुछ ऐसा आधा जो उसका हिस्सा, उसमें कुछ एक प्रकार की कोटिंग जो है वो हो जाती है, मॉलिक्यूलर कोटिंग जो हाफ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम में मिलती है इन वुमेन में, वो एक रीज़न हो सकता है। लाइक अ मॉलिक्यूलर कोटिंग दैट इज फाउंड इन द हाफ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दैट कैन बी रीजन। तो ह्यूमन मतलब जो फीमेल है उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक्स और वाई होता है। मॉलिक्यूलर जो कोटिंग एक्स क्रोमोसोम है इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिसे हम एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन भी टू अ प्रोसेस, लाइक ये एक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन भी हम कहते हैं। और जिसके तहत एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आपका रहता है। मतलब पॉइंट क्या है कि जैसे एक्स क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, जैसे मान लो दीवार में पेंट करके फिर ऊपर एक लेयर भी बनाई जाती है एशियन पेंट्स की, तो एक कोटिंग सी बनती है। ऐसे ही क्रोमोसोम जो आपका है, जैसे मान लो यू हैव दीज क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स हैं और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कोटिंग है, ठीक है, कोटिंग होना, ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर कोटिंग होना, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स हैं, इनमें मॉलिक्यूलर कोटिंग होना, तो मॉलिक्यूलर कोटिंग होना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है। फीमेल जो है रिमेन्स एक्टिव एंड फंक्शनल, ठीक है, जो फीमेल है इट रिमेन्स एक्टिव एंड फंक्शनल इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ये कैसे अचीव किया जाता है, क्रोमोसोम बेसिकली इसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर एक आरएनए की लेयर टाइप आप मानो, जिसे हम जिस्ट भी बोलते हैं, जो कि प्रोटीन को अट्रैक्ट करती है और कुछ भी ऐसा जीन अगर अंदर प्रेजेंट है तो उसको एक्सप्रेस होने नहीं देती है। लेकिन सारी जीन्स आर दे आर नॉट मफल्ड इन दिस मैनर, एंड कुछ ऐसी जीन हैं दैट एस्केप्स द एक्स इनएक्टिवेशन प्रोसेस एंड जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। आप मानो कि ये कमरा है, इस कमरे के अंदर ये कमरा है, इस कमरे में आपके 100 मुर्गियाँ हैं, 100 मुर्गियाँ हैं, ठीक है, मान लो 100 मुर्गियाँ आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, सारी तरफ से गेट बंद कर दिया कि मुर्गियाँ जो हैं ये बाहर ना जा सके किसी तरीके से। तो बट मान लो कहीं एक छोटी सी जगह छूट गई, वहाँ से ये मुर्गियाँ 1-2 मुर्गियाँ निकल गई। तो आप ये मानो कि ये रूम को मानो क्रोमोसोम, इसके ऊपर कोटिंग हो रखी है। अब इस कोटिंग की वजह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो भी जीन्स है उनके एक्सप्रेशन को एकदम रोक दिया जाता है, और है ना एक्स इनएक्टिवेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि एक सेट ही, जैसे फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो एक सेट ही मेंटेन है, इसलिए इनएक्टिवेशन होता है। बट कुछ जीन्स बाहर जो है वो निकल सकती हैं, दे कैन मूव आउट एंड दिस दे कैन एस्केप द एक्स इनएक्टिवेशन प्रोसेस, एंड जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। तो जिस्ट मॉलिक्यूल टू हैज़ बीन नोन टू एलिसिट इन द एमेट्री इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो मॉलिक्यूल है ये रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है फॉर सच इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट, क्लास सेकंड जो आपकी हुई है उसमें मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं। देखो ये तो टॉपिक्स ऐसे मैं कवर कर रहा हूँ, मैं लिस्ट आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि मान लो आपको ये लगता हो कि मैं ये टॉपिक्स खुद से कवर कर सकूँ, तो आपके ऊपर, अगर आप खुद रीड करना चाहते हो तो आप कर लेना, बट ये टॉपिक्स मैं आपको शेयर करता जाऊँगा तो करते जाना। लेकिन आपको वैसे समय बचाना है तो डिटेल कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है, तो इसकी 2 क्लासेस हम लोगों ने मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आपको क्लासेस दिन में मैं कर देता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी सारा कंटेंट खुद ही क्रिएट करके और फिर आपके लिए दिया जाता है। हाँ, ये जरूर से देखना है 2024 की जो तैयारी करना उन्हीं को करना है। और ये मैं इसलिए आपको बार बार शेयर कर रहा हूँ कि 24 की तैयारी, बट क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, कईयों को लग रहा होगा कि हम खुद से कर लेते हैं या जो भी आपको लग रहा हो, बट ये टॉपिक्स ऐसे ही आपको करने हैं,
ऐसा नहीं कि आप जो है वन लाइनर टाइप कुछ करके चले जाएं, इसलिए मुझे बीच में स्लाइड को डालना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा प्लीज़ इसको सीरियसली लें। ऐसे टॉपिक्स जैसे पैरोल फ्रॉग है, ये विजिम पोर्ट है, अब ये टॉपिक्स आप देखोगे, ये दोनों टॉपिक्स, ये जो न्यूज़ है ये दिसंबर 2022 की मैं कवर कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। 23 का प्रीलिम्स देखोगे तो दोनों क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और ये दोनों टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं। आप अगर आई थिंक 1 से लेकर 6 दिसंबर तक के कंटेंट आप मेरा सर्च करोगे यूट्यूब के अंदर, ऑल्दो मैं पहले दूसरे इंस्टीट्यूट में जो मैं था, तो वहाँ पे आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन उतना आपको एक्सप्लोर नहीं करना। पॉइंट सिर्फ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इन टॉपिक्स को थोड़ा लिस्ट जो मैं शेयर कर रहा हूँ, एटलीस्ट इन टॉपिक्स में नज़र बना के रखो, और आपको कवर करना है तो फिर आप उस कोर्स से जुड़ सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ऑन द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये एक अच्छा टॉपिक है। अब इसमें देखो कुछ कंटेंट आया है जिसमें बिल्कुल आपके प्रीलिम्स का अच्छा प्रश्न बन सकता है, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट, यहाँ पे टॉपिक जो आपके लिए एनवायरनमेंट का बनता है दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट और आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इन दोनों के कंपैरिजन में कुछ कंटेंट मेंशन्ड है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है हमारे लिए, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1990 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ऑर्डर किया है कि जितने भी फॉरेस्ट विलेजेस हैं उनको रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। एफआरए जो कि 18 साल पहले आपका मतलब आपका इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसके तहत भी जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं उनको रेवेन्यू विलेज के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी लैंड यूज़ है विलेज के अंदर है, इंक्लूडिंग लैंड जो कि करंट या फ्यूचर कम्युनिटी यूज़ के लिए है, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटी या पब्लिक स्पेस, उनको भी रेवेन्यू विलेज के अंदर ही इंक्लूड आपका किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या प्रोवाइड करता है, कोई भी सेंचुरी या नेशनल पार्क है वो आपके नोटिफाई होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी आपके लिए फैक्ट है, या आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि सेंचुरीज और नेशनल पार्क के पीछे लीगल बेसिस क्या है ना, ऐसे थोड़ी ना मन से कर दिया लॉन्च कर दिया। तो ये लीगल बेसिस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। जो भी लोग इसके अंदर रहते हैं दे एंजॉय देयर राइट जब तक प्रोहिबिट ना हो, लाइक बट दे डोंट इन नेशनल पार्क में कोई ऐसा राइट नहीं, बट जो सेंचुरीज के अंदर है दे हैव दे कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल राइट्स, है ना। कोई भी नए राइट्स जो हैं दे आर परमिटेड वंस द नोटिस ऑफ इंटेंट इज इशूड, मतलब नए राइट्स तभी परमिट होंगे जब उस चीज़ को परमिट किया जाएगा। कलेक्टर बेसिकली जो भी राइट्स हैं उनको इंक्वायर करते हैं उन देयर नेचर एक्सटेंट इन द प्रपोज सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो उन्हीं के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा ही जो है आपका उसको फिर अप्रूव किया जाता है। द कलेक्टर ऑफिस जो है वो डिसाइड करता है कि क्या कोई भी ऐसा क्लेम है सेंचुरीज के अंदर या जो नेशनल पार्क है उसमें जो राइट्स हैं उनको उनके कंटेक्स्ट में उसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो लॉ मैंडेट करता है सिमिलर प्रोसीजर व्हेन सम लैंड इज इनिशियली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट बट गवर्नमेंट हैव नॉट फॉलोड देम। तो यहाँ पे सेम सी चीज़ जो लॉ मैंडेट करता है कि ऐसा ही प्रोसीजर उनको जब भी किसी लैंड को फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है तो वहाँ भी देखा जाए, क्योंकि फॉरेस्ट जैसे ही किसी एरिया को डिक्लेयर किया गया तो उसमें रहने वाली हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी उनके सर्टेन राइट्स हैं, क्योंकि उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो फिर उस चीज़ के उन क्लेम्स को, राइट से रिलेटेड क्लेम्स को कलेक्टर का ऑफिस देखेगा और फिर उनको अलाउ करना नहीं करना वो किया जाता है। तो ये थोड़ा फैक्ट आपको प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखना। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट जो राइट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया था, जिससे कि क्योंकि जो फॉरेस्ट राइट का रिकॉग्निशन है एंसेस्ट्रल लैंड को लेके, तो जैसे मान लो कई सारी चीज़ डैम बन रहे हैं, कुछ बन रहा है, तो उसमें पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट एरिया जो है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको ध्यान ना रखना, उनको कंपनसेशन ना मिलना या उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज ना करना, तो ये काफ़ी सारे एक प्रकार का इंजस्टिस ही है, क्योंकि आप मतलब बहुत समय से आप वहाँ रह रहे हो और सडनली कोई प्रोजेक्ट की वजह से आप वहाँ आपको कहा जाए कि आप वहाँ से चले जाओ, तो एक कल्चरल और एक इमोशनल लिंकेज उस जगह से लोगों का होता है। तो इस चीज़ को जाना गया 2006 के अंदर और फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें एंसेस्ट्रल जो लैंड है एंड देयर हैबिटेट, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज आपका किया गया। फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है इट रिक्वायर्स ये ऑथराइज करता है ग्राम सभा कि वो डिटरमाइन कर सके या रिकॉग्नाइज कर सके फॉरेस्ट राइट्स को, प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को, अपने जो कस्टमरी और ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं इंक्लूडिंग इनसाइड प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही। एंड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी आर अर्लियर वेस्टेड विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर थी। यहाँ पे क्या है, एक तो टेनोरल सिक्योरिटी है फॉरेस्ट लैंड के अंदर, उसके बाद कम्युनिटी राइट्स जो हैं फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर है, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, कन्वर्जन है जितने भी फॉरेस्ट विलेजेस हैबिटेशन है रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर रिहेबिलिटेशन है डिस्प्लेस्ड पर्सन का, है ना, विदाउट कंपनसेशन। मान लो कंपनसेशन के बिना किसी का रिहेबिलिटेट 2005 से पहले, तो उसको भी रिहेबिलिटेट उसको भी ये देखना। उसके बाद एंसेस्टर जो डोमेन राइट्स हैं जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनका वो देखना। सीजनल एक्सेस टू
पेस्टोरल सेमी नोमेडिक कम्युनिटी, जैसे लोग इधर से उधर अपने जानवरों को खिलाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए ले जाना, तो उस चीज़ को ऐसे राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करना। कन्वर्जन ऑफ जितने भी लीसेस ग्रांटेड बाय एस्ट वाइल गवर्नमेंट, जमींदार और किंग को परमानेंट लैंड रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना, जो कन्वर्जन करना जितने भी है ना बाय एस्ट वाइल गवर्नमेंट है, जमींदार्स हैं, परमानेंट लैंड रिकॉर्ड के अंदर है। तो ऐसा नहीं कि कोई ज़मीन है वो जमींदार के अंडर है, तो उसको पूरा प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसमें ऐसा कोई राइट का डाइल्यूशन ना हो, ऐसा थोड़ा सा आपको देखना। अच्छा, ये सारा पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, सारा उसमें अपडेट आपको मिल जाता है। हाउ डू फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे कहा गया कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो ओवरराइड करता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो पहले से कुछ चला आ रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही आपका सेंचुरी नेशनल पार्क बन रहे हैं और उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो जैसे ही फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, ऐसे कोई भी प्रोविजन जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है, तो जो चीज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर लिखी है वही इंप्लीमेंट होगी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट नीड टू डिटरमाइन राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड एक्वायर द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा। द गवर्नमेंट स्पेशली इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इनकॉर्पोरेट किया है दीज रिक्वायरमेंट्स इन 2006 अमेंडमेंट में, इनको जो है रिकॉग्नाइज भी किया है। नोटिफिकेशन रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो आपका ऑपरेशनल हुआ है 2008 से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ फैक्ट आपको, अगेन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ दिया, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, अब इसमें मैं इस पीडीएफ को क्या व्हाट आई जनरली डू, जैसे आप saurabhpande.upsc.com वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें मैंने कंपाइलेशन भी डाल रखे हैं, प्रॉपर पीडीएफ भी है, वेल स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो वो आप, कई लोग हैं ना कि जैसे मान लो अभी प्रीलिम्स के प्रेशर में हो सकता है नोट्स बनाने का समय नहीं मिले, तो पीडीएफ में प्रॉपर एकदम A4 साइज में अच्छे से बना के, तो उसको एटलीस्ट डाउनलोड कर लो, रीड कर लो। हाईलाइटेड रहता है तो फटाफट आप रीड कर सकते हो, या फिर पुराने जो भी पीडीएफ्स हैं उनके कंपाइलेशंस भी मैंने डाल रखे हैं, उसमें सारा आपको मिल जाएगा। तो अपना डाउनलोड करके saurabhpande.upsc.com पे जाके डाउनलोड करके आप लोग अपना कर लेना। मतलब वहाँ पे कोई आपको लॉगिन और ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। तो कोई ऐसा उसमें मतलब आपको मतलब करने का जरूरत भी नहीं, आपको फ्री है सब कुछ, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। चलो, श्रीलंका टू अमेंड कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, ये IR से रिलेटेड है। श्रीलंका के कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि ऑनलाइन सेफ्टी जो एक्ट है, क्योंकि इसमें जैसे मेनली यही था कि जैसे ये लाइक कुछ ऐसे क्लॉजेस थे इस एक्ट के अंदर, जो कि जनवरी में आया था कि ऑनलाइन सेफ्टी कमीशन का गठन किया जाएगा, और कोई भी ऐसा लाइक फॉल्स स्टेटमेंट अगर ऑनलाइन में दिया जाता है ऐसा कुछ, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। मतलब मान लो कुछ ऐसा किया जाए, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तो वो मतलब उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि आज के AI का ज़माना है, कौन सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं है ना। सब अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस में जो भी चीज़ें हैं वो आपका हाईलाइट कर सकते हैं। सो व्हेन इट वाज डिसाइडेड yesterday to go for an amendment, it was not stated which clauses of the act would be amended. So like it was not stated which clauses of the act would be amended. तो यहाँ पे अभी मतलब क्योंकि देखो बहुत इसमें ऐसा ये अजीब सा क्लॉज था जिसमें ऑनलाइन कमीशन गठन करेंगे, कोई ऐसा कुछ डेटा खराब गलत दिया या ऐसा, तो उसको सज़ा हो सकती है। तो अब इसमें तो कोई मान लो कुछ बोले कितना लीगल किसी को भी एक्शन फेस करना पड़ सकता है। मान लो सरकार को ही क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो इसमें काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, तो ये भी कहा गया कि ऐसी स्थिति से जो डिजिटल इकोनॉमी है दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। फिर इस अमेंडमेंट इसमें दोबारा से ऐसे प्रोविज़न को किया गया। तो हाल में ही कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा हुआ है, तो वो श्रीलंका है, ये आपको याद रखना। IR के अंदर आप इसको नोट कर लेना। फिर आर्मीनिया अजरबैजान 2023 के प्रीलिम्स में भी है, तो ये आपको याद रखना। नागार्नो काराबाख का रीजन है, जो कि जहाँ पे ये आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच का कन्फ्लिक्ट है, नागार्नो काराबाख याद रखना है। और ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री के सराउंड करती है, जैसे ये अजरबैजान, इधर आर्मीनिया। वाटर बॉडी कौन सी, कमेंट सेक्शन बताओ। ईरान है, ठीक है, इधर टर्की है। तो ये कौन किसको बॉर्डर करता है, कौन सा समुद्र अजरबैजान के बगल में, कैस्पियन सी है, ऊपर रशिया और जॉर्जिया है। ये थोड़ा मैपिंग अपने एटलस में जरूर से देखा करो, और मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग के लिए मैपिंग जो है ना उसको अच्छे तरीके से आपके सामने रखा जाए, तो थोड़ा क्लैरिटी रहे और इनमें प्रश्न आए तो आपके छूटे नहीं, गलत ना हो। ये हाई स्कोरिंग एरियाज होते हैं, ये हाई स्कोरिंग एरियाज आपका होते हैं। जैसे नागार्नो काराबाख है, ये अजरबैजान है, आर्मीनिया है, ये फैक्ट है।
फिर से बता देता हूँ, जैसे नागोर्नो कराबाख, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, कैस्पियन सी, ईरान। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है, ठीक है। इधर आपका ब्लैक सी है। तो ये थोड़ा सा ये वाटर बॉडी के रिलेटिव जो कंट्रीज है ना, उनका नाम याद होना चाहिए, जैसे एकदम मन में एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ब्लैक सी से राइट की तरफ जाएँ तो जॉर्जिया, रशिया और कैस्पियन सी आता है। तो ऐसा आपका एकदम बढ़िया क्लियरिटी माइंड के अंदर अच्छी होनी चाहिए। तो आर्मेनिया, अजरबैजान और कैस्पियन सी आता है, टर्की, ईरान और कैस्पियन सी आता है। तो ऐसा थोड़ा सा क्लैरिटी एटलीस्ट वाटर बॉडीज़ के बीच में जो देश है ना, उनके उसमें आना चाहिए। अब देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक और भी है, अब ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए मैं निकालने का प्रयास करता हूँ जो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो, कुछ यूपीएससी लेवल के टॉपिक्स हों, ऐसा वन लाइनर टाइप ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जुहियो करके है, स्नो मॉन्स्टर बोलते हैं, ये एक जोग्राफिकल फेनोमेना है। तो ये जुहियो क्या है, ये जापान में ये एक जापानी शब्द है जिसका स्नो मॉन्स्टर कहते हैं। अब ये देखो ना, ये असल में क्या है, ये पेड़ हैं और ये पूरा बर्फ़ है, बर्फ़ में ठंडी हवाएं हैं और इन्होंने पूरे पेड़ को घेर रखा है। तो ऐसा ये है, ये ऐसा जो स्थिति बनती है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको जुहियो बोला जाता है और स्नो मॉन्स्टर शब्द बोला जाता है। और जनरली माउंट जाओ करके जगह है, माउंट जाओ, तो कहाँ लोकेटेड है, जापान के अंदर माउंट जाओ लोकेटेड है, वहाँ पे ये फेनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली और भी जगह होता होगा। तो ये आपको थोड़े फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब इसमें क्या है कि ये जो विंटर कंडीशंस हैं माउंटेन माउंट जाओ के अराउंड, जो कि एक वॉल्केनो है, जापान के अंदर लोकेटेड है, एंड यहाँ पे क्रिएचर ऑफ स्नो एंड आइस ऐसा देखने को मतलब जैसे जो बड़ा पेड़ होता है और उसकी उसकी लताएं और ब्रांचेस होती हैं, उसके चारों तरफ स्नो आइस और विंड ऐसा सराउंड करके और उस चारों तरफ घूम रहा होता है, तो उसमें एक ऐसा लगता है कि एकदम आइस या उसका एक मॉन्स्टर टाइप है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फेमस ये जो मॉन्स्टर ईटर होता है, इसे हम जुहियो शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक प्रकार का आपको याद रखना है, रिसेंटली जोहियो न्यूज़ में था तो क्या है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इंडिया नीड्स डीप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें देखो इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं। अब इसमें हम लोग क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल हो गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना, अब आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये ख़राब है वो ख़राब है, बट इतना नेगेटिव नहीं होना है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं भी, आप देखोगे कि कभी भी पॉलिटिकल, भले कुछ भी थॉट प्रोसेस हो, कभी भी पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग डिस्कशन इतना नहीं करते हैं। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें जो है वो डिस्कस करते। तो मैंने इसमें 4-5 पॉइंट्स आप लोग के लिए निकाल दिए हैं कि अच्छा, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसमें क्या कंस्ट्रेंट है। तो हमने 4-5 पॉइंट्स देख लेते। मान लो अगर आपसे पूछे कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होना है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम कहते हैं तो उसमें क्या कंस्ट्रेंट है, तो पहला क्या है, हमें ये देखना है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो होना जरूरी। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है, अब हमारे देश के अंदर क्या है कि जैसे मान लो कोई कॉलेज में है, अब मान लो कोचिंग वाले चले गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े हैं जिनके बढ़िया सुविधाएं हैं, चले गए, बोले आप बचपन से ही आप जो है आईएएस बनना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से ही उनको पकड़ लिया, बोले चलो रेजिडेंशियल कर लो, ये कर लो वो कर लो, 5 लाख फीस दे दो और पूरा आपको जो है 3 साल के अंदर आपको कॉलेज की डिग्री भी मिलेगी, प्लस आपने तैयारी भी कर लो। अब आप ये समझो कि सिविल सर्विस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप देखो इसमें कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, लेस देन 1% आपका सिलेक्शन, और भी कम आप कह सकते हो पॉइंट्स में सिलेक्शन है, बाकी मैक्सिमम लोग तो रिजेक्ट ही होंगे ना। बट आप उनकी ये स्थिति सोचो कि उनकी फिर क्या स्थिति होगी 5 साल बाद, मतलब क्योंकि आप कोई स्किल एक्वायर तो नहीं कर रहे हो ना, तो कोई कंपनी में तो आपका नहीं होगा, या तो आप टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हो या, है ना, तो वो भी सब नहीं कर सकते हैं, वो भी है, ठीक है। तो ये एक बड़ा दिक्कत वाली बात है कि आप सबको एस्पिरेशन दे रहे हो, एस्पिरेशन सबको दोगे, बोले यार नहीं तुम तो आईएएस लायक बने हो, तुम आईएएस बन पाओगे, तो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए तो ठीक है, उसके लिए तो हेल्पफुल हो जाएगा, उनके लिए तो ठीक है, उनकी तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लेकिन उस बच्चा जो इसको स्किल नहीं है, जो स्किल जिसके पास उसने एक्वायर नहीं की, तो उसके पास जॉब नहीं रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है, क्योंकि आप ये देखो ना 1-1 करोड़ जो है आपका फॉर्म भरे जाते हैं, कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, तो ये थोड़ा देखना है। फिर हमारा स्कूल लेवल का एजुकेशन है और आपका हायर लेवल का एजुकेशन है, वो भी उसमें भी चीज़ें क्वालिटी लेवल इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना ज़रूरी है, और एक इलास्टिसिटी भी एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। अब सरकारी नौकरी देखो पूरे भारत को दी भी नहीं जा सकती, आप चाहे कितने भी पॉलिसीज ऐसे ले आओ कि इतनी सीटें रिजर्व्ड हैं, उतनी सीटें रिजर्व्ड हैं, बट आप कितना कर लोगे, 2-3% जॉब्स हैं, तो वो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, आप ये मान सकते हो। अब ठीक है पॉलिटिकल लेवल पे कोई बातें करे वो अलग चीज़ है, लेकिन आप ये समझो कि सोल्यूशन ही नहीं है वो,
कि अगर 100 लोग हैं तो 3 लोग को मान लो जॉब मिल गया, 3 में से 2 लोग मान लो सर्टेन सेक्शंस को आपने जॉब दे दिया, लेकिन फिर भी वो 3 ही है ना। अब उसमें से बाकी के 97 लोग के लिए तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत देखना है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के लिए हमें ऐसे लेवल पे स्किल इन्हांसमेंट के प्रोसेस में फोकस करना पड़ेगा जो कि इंडस्ट्रियल रेलिवेंट स्किल्स लोगों के अंदर हो सके। अब इंडस्ट्री आपको ऐसे तो नहीं ले लेगी ना कि आपके पास स्किल नहीं है और आपको ले ले और फिर आप कह दो यार मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ। दिक्कत यही हो रही है ना कंट्री के अंदर, तो दिक्कत तो यही है सबसे बड़ी, आपने नेट कर रखा है और सारी चीज़ें कर रखी हैं लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है तो वो सोचने वाली बात है ना कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, किसी भी सेक्टर में जाओगे, तो उसमें उसके लिए आपको स्किल चाहिए, तभी वो लेंगे ही नहीं। मैं अपने लेवल पे ही बता रहा हूँ कि कई हायरिंग करने का प्रयास किया। आई हैव ऑल्सो ट्राइड कि कुछ जैसे मान लो PDF बनाने के लिए और कुछ ऐसा करने के लिए कि आप जो है इसमें वो लोग ही नहीं मिलते हैं, बनाना ही नहीं आता है। कंटेंट भी अगर मान लो बनाने की बात करो तो वो भी ढंग से नहीं आता है। तो ये देखना है ना कि आप किसी के लिए अगर मान लो एक छोटे से छोटी जगह पे भी अगर आप काम करते हो तो आपको सर्टेन स्किल चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी कमी है। बाकी अपने पास ईगो सबके पास बहुत हाई लेवल का होता है, तो उसमें यही है कि फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इन द सेंस कि जब हम जॉब की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब इटसेल्फ, कि नहीं हम करेंगे ही नहीं कुछ, तो वो तो फिर एक दिक्कत वाली बात है। हर जॉब अच्छी है, अपना जो भी आप कर रहे हो उसमें आप अपना, अगर आप अपना इकोनॉमिक कंडीशंस मीट कर पा रहे हो और जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है आप पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे जो भी आप कर पा रहे हो तो बस ठीक है, अपना वो काम करते रहो। फिर हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की वजह से जो स्कूल एजुकेशन में फोकस करना चाहिए था वो भी, उसमें भी कमी देखने को मिली। फिर ये एजुकेशन है उसमें सोशल ग्रुप, अब इसमें भी आप देखो ना, इस स्कूल में चले जाओ, सरकारी कॉलेजेस में देखो, अब देखो रियलिटी क्या है। आप जाके किसी भी कॉलेज में मान लो यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लो, वहाँ सब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी सरकारी जहाँ पे नेतागिरी बहुत ज़्यादा होती है। नेतागिरी का मतलब मान लो आपने इलेक्शन अलाउ कर रखा है तो उसमें सब जो पढ़े लिखेगा नहीं वो नेता बन जाएगा। तब उसमें वो कभी टीचर को परेशान कर रहा है, कभी वो कर रहा है। टीचर को भी है कि यार ठीक है, क्योंकि अब पूरे बच्चे जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पढ़ने ही नहीं आते। तो टीचर हाईली क्वालिफाइड, देखो सरकारी में जो भी टीचर्स जाते हैं वो एक कंपटीशन को क्लियर करके जाते हैं, सिंपल सी बात है। प्राइवेट की तरह तो नहीं है ना कि किसी को भी ले लिया 25-30 हज़ार दिया बस काम चल गया। टीचर्स तो हाई क्वालिटी आपको सरकारी में मिल जाते हैं, ऑल्दो कुछ समय बाद उनका नॉलेज बेस रिड्यूस हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि फिर अपडेट करने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो कमी रह जाती होगी, यही एक रीज़न होगा। ऑल्दो आपको हाई क्वालिटी टीचर्स जो हैं, जो हाईली टैलेंटेड टीचर्स आपको मिलेंगे सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि सारे बच्चे तो सिविल सर्विस या स्टेट PSC या सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते, तो वो जाते ही नहीं है। जाएंगे तो अपना कुछ ना कुछ अपना करते रहेंगे, फिर अब्सेंट रहेंगे। अब टीचर भी फिर कुछ दिन पढ़ाएगा, फिर वो भी अपना खाना पूर्ति करेंगे, तो ये दिक्कत है। अब आपके पास स्किल है ही नहीं, आपको लगेगा कि मैं देखो अगर क्लास में 100 बच्चे भी हैं तो 1-2 का सिलेक्शन होगा, वो भी रेयर होगा, सबका तो होगा नहीं। तो अब फिर कोई जॉब नहीं रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बन के हम घूमते रहेंगे, अनएम्प्लॉयड बन के। दिक्कत ये है। अब इसको अगर आप एक पॉलिसी मेकर के रूप में सोचोगे ना तो ये आप समझ पाओगे। तो हमें सामाजिक लेवल पे ना, स्ट्रक्चरल लेवल पे सामाजिक हमारा एक सोच है, ढांचा है, और वो देखना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये है। फिर जो कल है ना, तो यहाँ पे कल्चरल ग्रोथ ऑल्सो रिक्वायर लेबर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इस पर भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद लाइक सर्टेन स्किल्स की बात करें, कई स्किल्स को वैल्यूड ही नहीं होते, हर स्किल इंपॉर्टेंट है। आर्टिशनल जो नॉलेज है उसको ऐसा सोशल रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग सब सोशल रेस्पेक्ट के पीछे तो भाग रहे हैं कि अरे है ना IAS बन गए, IPS बन गए तो बस बड़ी सम्मान रहेगी, इज्जत रहेगी, इस टाइप का, यही तो बात है। इसलिए तो सब बनना चाहते हो, सोशल रेस्पेक्ट है ना। बट आप ये सोचो कि हर एक जो प्रोफेशन कोई कर रहा है तो उसकी भी तो इंपॉर्टेंस है, वो भी तो हमें देखना। अगर हमने वो इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की तो इट विल हेल्प अस, फैसिलिटेट अस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो। इंक्रीजिंग रिटर्न एंड एफिकेसी कम्स फ्रॉम इनोवेशन एंड इट्स डिफ्यूजन। तो रिटर्न है या हम बात करें तो उसमें हमें इनोवेशन है की ज़रूरत है ना। तो वो मास एजुकेशन और जो भी स्किल्स हैं उसको सभी लोग तक पहुँचे, वो जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो ज़रूरी है। मतलब जो भी हम स्किल ट्रांसफ़र करें वो एक्सेप्ट की जाएँ और उसको डेवलप हो। एंड सर्विस सेक्टर तो है ही, इसके अलावा और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं उन स्किल्स को भी प्रोवाइड किया जा सके। एंड इंडिया नीड्स अ डीप इंडस्ट्रियल, नॉट जस्ट द सर्विस सेक्टर हैज़ द पावर ऑफ चेंजिंग द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर इस प्रकार से अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, है ना, व्हेन वी फोकस ऑन सच काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को देखेंगे हम, इट विल रिजल्ट इनटू अ डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें इंक्लूसिवनेस भी होगा, स्किल्स भी होंगे, हर एक जो
आपका स्किल है उसका उसको इक्वल सोशल रिस्पेक्ट आपका मिलेगा, इनोवेशन भी होगा, स्किल एनहांसमेंट भी होगा। सो ऐसा जो डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो ये ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर में ही सिर्फ हो, दूसरे सेक्टर्स में भी इम्प्रूव हो, एंड दैट विल एक्ट एज अ चेंजिंग फिनोमेना। समाज की बात करें उसमें अगर देखा जाए। क्वेश्चन देख लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हैज़ मैनी कंस्ट्रेंट, 10 नंबर पे लिखना है। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का जो कोर्स चल रहा है, कल सेकंड लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। प्लीज़ इस चीज़ को मिस नहीं करना है। 24 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू दिस कोर्स, इसको ज्वाइन करना है। और 30% ऑफ भी चल रहा है। लाइक आप ये देखो 60 70 80 पता नहीं कितने लेक्चर होंगे, आई डोंट नो, बट हाँ काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके होंगे। तो यहाँ पे आप मान लो 60+ तो लेक्चर मान ही लो। अगर आप 1700 1800 देख लो और डिवाइडेड बाय 60 कर लो, तो एक लेक्चर का कॉस्ट कितना आता है, 6 3 30 रुपये आता है। इतनी की तो बिजली ही खर्च हो जाती है, ठीक है। 30 रुपीज़ का एक लेक्चर पड़ रहा है आपका, तो ये आपका है। तब ये है, तो इसको आप अगर हिस्सा नहीं बने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को करना जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बाकी नहीं करना है, ठीक है। तो आप सौरभ पांडे UPSC.com में जाओ या सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कई सारे कोर्सेस एक्टिव हैं, CSAT की क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी 30% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ है, 18th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है, और फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बढ़ जाएगी। ARC रिपोर्ट का कोर्स है। बाकी अभी आंसर राइटिंग वाला ज्वाइन नहीं करना, मेंटरशिप भी क्लोज्ड है, तो ये ज्वाइन नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।